है वो रिड्यूस हो गया। इससे क्या होगा कि आपका 1/2 पाई इंटू टाउ ट्रांजिट प्लस टाउ आरसी में फ़र्क पड़ेगा। अब आपको इस विड्थ को इस तरह से बैलेंस करना है कि आपका ओवरऑल ये जो वैल्यू है 1/2 पाई इंटू टाउ आरसी प्लस टाउ टी आर, ये जो है ये बड़े से बड़ी वैल्यू मिले। बड़ी से बड़ी क्यों वैल्यू आप चाहते हैं? क्योंकि 1/2 पाई इंटू टाउ आर सी प्लस टाउ टी आर क्या चीज़ है? ये वो बैंडविड्थ है जो कि असल में वो डाटा रेट है दैट सच अ सिस्टम सच अ रिसीवर कैन हैंडल। ठीक है, इस रिसीवर की ये एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि 1/2 पाई इंटू टाउ टी आर प्लस टाउ आर सी जो ओवरऑल वैल्यू बनती है, जो कि बैंडविड्थ की वैल्यू भी आप इसको कह सकते हैं, और इसको और क्या कह सकते हैं? इसको डाटा रेट की वैल्यू भी कह सकते हैं, जो कि ये पर्टिकुलर रिसीवर हैंडल कर सकता है। ठीक है, विड्थ को बढ़ाने से टाउ टी आर बढ़ता है और टाउ आर सी कम होता है। इसलिए हमें एक बड़ा ही मुनासिब वैल्यू इसके अंदर तलाश करनी पड़ेगी, एक ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू इसमें तलाश करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के ऊपर जो पिन डायोड की टाइप्स होती हैं। फ्रंट इल्यूमिनेटेड यानी कि फ्रंट से उसके ऊपर लाइट रिसीव हो रही है, या रियर इल्यूमिनेटेड यानी कि रियर से उसके ऊपर लाइट रिसीव हो रही है। फ्रंट इल्यूमिनेटेड में क्या होता है? टॉप कॉन्टैक्ट से ये लाइट आती है, एक थिन सा पी टाइप रीजन बना हुआ है और उसके अंदर से गुजर के लाइट आती है, और फिर इंट्रिंसिक लेयर बीच में, इंट्रिंसिक है ना, पी इंट्रिंसिक और फिर एन है, तो उस पी टाइप में से गुजर कर इंट्रिंसिक लेयर के ऊपर ये पहुंचती है। अच्छा, अब क्या होता है? जब यहाँ इंट्रिंसिक लेयर में पहुंच गया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। कहाँ पे? इंट्रिंसिक लेयर। जबकि इंट्रिंसिक लेयर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये आपके डिप्लीशन रीजन का एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि आपने इसको पी और एन के बीच में रख रखी है। अच्छा, अब इसमें बेस पे बिल्कुल नीचे तो एक मेटल कांटेक्ट है, ठीक है, जिसको हम रियर साइड कहते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें रियर साइड पे एक फुल मेटल कांटेक्ट है, लेकिन टॉप के ऊपर या फ्रंट साइड के ऊपर कंप्लीट मेटल कांटेक्ट जो है उसने पूरे इसके सरफेस को कवर नहीं किया हुआ, इसको सेपरेटली उसने जो है ना दो पॉइंट्स के ऊपर इसको कनेक्ट किया हुआ, और बीच में वो एरिया है जो कि बेसिकली फोटोन कैप्चरिंग एरिया है। इसके ऊपर उन्होंने एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की हुई है ताकि जितने भी फोटॉन्स आएँ वो इसके अंदर से गुजर के आगे चले जाएं। आगे पी टाइप मटेरियल की लेयर स्टार्ट होती है जो कि बहुत थिन लेयर है। इनकमिंग फोटोन इसमें से गुजर जाता है, गुजर के इंट्रिंसिक लेयर जो आई लेयर है, जो कि 5 माइक्रोमीटर की विड्थ पर मुश्तमिल है। यहाँ पर आपको विड्थ अब क्लियरली नज़र आ रही जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब इसमें एंटर होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट करती है। अब आ जाते हैं रियर इल्यूमिनेटेड के ऊपर। लाइट एंटर्स इनटू हैवीली डोप्ड N+ लेयर। अब ये देखें, वो सिस्टम वही है, लेकिन अब यहाँ पर जो एंट्रेंस है वो रियर साइड से, और रियर साइड पर कौन सा मटेरियल है? एन लेयर है। एन लेयर के अंदर से गुजरकर इंट्रिंसिक लेयर तक पहुँचना है। अब ये वाली लेयर जो है, एन लेयर जो है, ये लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है ड्यू टू इट्स लार्जर एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन occurs in द इंट्रिंसिक लेयर, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में फ्रंट इल्यूमिनेटेड के लिए भी ये कहा। इसमें फ्रंट से जब फ्रंट इल्यूमिनेटेड था तो पी टाइप लेयर के अंदर से गुजरते हुए इंट्रिंसिक लेयर में फोटोन आया, वहाँ पर उसने जनरेट किया।
ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जबकि रियल इल्यूमिनेटेड में रियर साइड से फोटोन एंटर हुआ और एन टाइप में से गुजरता हुआ इंट्रिंसिक लेयर में पहुंचा और वहां पर उसने फोटोन, वहां पर उसने इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर उसने जनरेट किया। ये देख लीजिए कि यहाँ पे n प्लस लेयर है, उसके बाद n लेयर है, फिर इंट्रिंसिक लेयर है, तो n प्लस और n इंट्रिंसिक n लेयर से गुजरते हुए इंट्रिंसिक लेयर तक पहुँचता है और वहाँ पे वो पहुँच, इसी तरह से क्योंकि रेयर साइड से आ रहा है, यहाँ पर मेटल कांटेक्ट पूरे सरफेस को कवर नहीं कर रहा, पूरे सरफेस को कवर करने वाला मेटल कांटेक्ट टॉप के ऊपर, नीचे की साइड पर सेपरेट स्ट्रिप्स हैं ताकि फोटोन कैप्चरिंग एरिया हम क्रिएट कर सकें और उसको हम एंटी रिफ्लेक्टेंट कोटिंग कर देते हैं। अब एडवांटेजेस क्या हैं पिन फोटो डायोड के, कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड इन थिक इंट्रिंसिक लेयर, इन थिक इंट्रिंसिक लेयर रिजल्ट्स इन हाई क्वांटम एफिशिएंसी। हाई क्वांटम एफिशिएंसी क्या है कि कितने फोटॉन्स आए और उन फोटॉन से कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं then the quantum efficiency is good, otherwise it is not। और उसको इंश्योर करने के लिए it is better to have a wider or a larger depletion region। ये पूरा जो एक रीजन और पूरा जो एक एरिया बन जाता है जिसके अंदर के आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर आप जनरेट कर सकते हैं। अब या तो अगर बहुत छोटा सा होता, जैसा कि पहले होता था कि हम सिर्फ P और N का जंक्शन बनाते और उसके इर्द गिर्द वो एक बन जाती डिप्लीशन रीजन, उसको अगर हम इस्तेमाल करते तो हमारी क्वांटम एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। और अच्छी क्वांटम एफिशिएंसी ना होने की ये वजह थी कि वो एरिया इतना थोड़ा है कि वहाँ पर कुछ अरसे बाद जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन सकते थे वो सब के सब बन जाते। जब वो सब के सब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन जाते तो फौरी तौर पे जो सिस्टम है वो सैचुरेशन की तरफ चला जाता, उससे ज़्यादा वो इस्तेमाल ही ना, वो रिसीव ही ना कर सकता सिस्टम। उसके ऊपर लाइट पड़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स अब बन नहीं पा रहे क्योंकि जितने बन सकते थे वो बन गए। लेकिन अगर आपने एरिया बढ़ा दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इंट्रिंसिक रीजन, तो अब और इलेक्ट्रॉन होल्स पैदा हो सकते हैं और जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के आने पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एक फोटोन के आने पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाए। अच्छा, इससे एक बात तो ये फ़ायदा हुई कि ये फ़ायदा इससे हमें पहुंचता है कि ये बैंडविड्थ एफिशिएंट हो जाता है सिस्टम। बैंडविड्थ एफिशिएंट होने की एक रीज़न ये है कि टाउ आरसी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। टाउ आरसी डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटेंस बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स। जो ऑटोमेटिकली पी और एन का जंक्शन बनता था उसके अंदर कैपेसिटेंस काफ़ी बड़ी होती थी, तो टाउ आरसी का जो एक टाइम कांस्टेंट बनता था वो बहुत सिग्निफिकेंट होता था। अब बीच में आपने एक इंट्रिंसिक लेयर डाल दी तो पी और इंट्रिंसिक का आपस में जो जॉइंट है, जंक्शन है, उसकी कैपेसिटेंस और इंट्रिंसिक और एन की आपके जंक्शन की कैपेसिटेंस, ये जब आपस में सीरीज़ में आ रहे हैं तो ये ऐड अप नहीं हो रहे, ठीक है, ये रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। इसके रिड्यूस होने से क्या हुआ कि अब टाउ आर सी कम हो गया। टाउ आर सी के कम होने की वजह से 1/2 पाई इंटू टाउ आर सी प्लस टाउ टी आर, ये ओवरऑल वैल्यू ज़रा सी बेहतर हो गई। लेकिन बट इट डज़ नॉट मीन कि आप उसको लामहदूद तरीके से या इन्फिनिटली उसको लार्ज करते चले जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको लार्ज करेंगे तो जो इफ़ेक्ट ऑन द ट्रांजिट टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है
दैट इफेक्ट वुड सेट इन। ठीक है, तो इस तरह के ये फिर मसला आ जाएगा, इसलिए आप एक सर्टेन लेवल तक उसको बीच में डाल देते हैं ताकि अपना फ़ायदा आप उठा सकें। फिर इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें डार्क करंट जो है, ऐसा करंट जो कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट इसके अंदर चल रहा होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि पी और एन का डायरेक्ट जंक्शन नहीं रहा। पी और एन का डायरेक्ट जंक्शन होता तो उसके अंदर ही ये मूवमेंट चलती रहती, डार्क करंट चलता रहता। लेकिन इस सूरत हाल में डार्क करंट कम हो जाता है, डिफ्यूजन करंट भी कम हो जाता है। डिफ्यूजन करंट के बारे में हमने पीछे देख लिया था कि ये कितना इसका स्लो रिस्पॉन्स होता है। करंट का थोड़ा सर बता दें। किसका? डार्क करंट। डार्क करंट। अच्छा, डार्क करंट जिस वक्त ये बिल्कुल आपस में पी और एन जंक्शन, पी और एन का आपस में जंक्शन बना हुआ है, तो उस वक्त इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही। फॉर एग्जांपल हमने इसको डार्क में रखा हुआ, तब भी इसके अंदर एक करंट हल्का हल्का चलता रहेगा, क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन के अंदर जब ये मुख्तलिफ दोनों एंड्स के ऊपर आपने इसको बाइस दिया हुआ है, वोल्टेज का बाइस दिया, नेगेटिव बाइस दिया हुआ है, तो उसमें ये करंट चलना शुरू हो जाए। ठीक है, और जितना लेवल एक डार्क करंट का होता है, दैट डिफाइंस द सेंसिटिविटी ऑफ अ रिसीवर। यानी कि सेंसिटिविटी ये बताती है कि आपको इतनी ऑप्टिकल पावर इनपुट चाहिए कि उससे जो करंट पैदा हो वो डार्क करंट से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर P और N का आपस में जंक्शन डायरेक्टली कर दिया जाता, जहां उसके दूसरे बहुत सारे फ़वायद हमें हासिल हुए हैं कि हमने उसका फोटोन कैप्चरिंग एरिया बढ़ा लिया, हमने और उसमें फ़वायद हासिल कर लिए, ज़्यादा करंट अब पैदा हो सकता है क्योंकि ज़्यादा एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होने की गुंजाइश पैदा हो गई। वहाँ एक ये फ़ायदा हुआ कि P और N का डायरेक्ट जंक्शन नहीं है और उसके अंदर डार्क करंट जो है बहुत ही रिड्यूस हो गई। डार्क करंट वो करंट है कि जो ऐसी सूरत में जनरेट होता है कि उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही। हम तो चाहते हैं कि लाइट पड़े तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा भी करंट उसमें जनरेट हो, लेकिन डार्क करंट वो है कि लाइट नहीं पड़ रही फिर भी वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट उसमें चलता रहता है। अगर पी और एन का डायरेक्ट जंक्शन होता है तो उसमें डार्क करंट की सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, लेकिन क्योंकि बीच में इंट्रिंसिक लेयर आ गई है, अब उसके अंदर जो अगर डार्क करंट है भी तो वो बहुत ही माइन्यूट रह जाएगा, बहुत ही थोड़ा। और ऑल्दो के इंट्रिंसिक और पी का जंक्शन मौजूद है, इंट्रिंसिक और एन का जंक्शन मौजूद है, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डार्क करंट पैदा होगा, लेकिन वो बहुत ही मामूली मिकदार में होगा और एक दूसरे को एडअप करके भी वो बहुत ही रिड्यूस्ड वैल्यू पे चला जाए। इस तरह से डार्क करंट कम। अच्छा, इसको थोड़ा सा और भी मैं बता देता हूँ कि बल्कि लेट्स गो टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड। Just give me a minute, please.
सॉरी, थोड़ा सा इशू था। तो अब हम बात कर रहे थे डार्क करंट के बारे में। हम आते हैं उस पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर। हियर इट इज। जब तक हम एक SP मिनिमम से ज़्यादा पावर इनपुट नहीं देंगे जिसके अगेंस्ट जो क्रिएटेड करंट है वो फोटो करंट वो IP मिनिमम से ज़्यादा नहीं होगा, तो हम बेसिकली सिग्नल को रिसीव नहीं कर रहे, और उससे कम करंट जो है जो पैदा हो रहा है वो उसकी सेंसिटिविटी से कम है, क्योंकि वो डार्क एरिया के अंदर चला गया, क्योंकि वो डार्क रीजन के अंदर, डार्क करंट के एरिया के अंदर वो चला गया। ठीक है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो उससे जो पैदा होने वाला करंट है वो डार्क करंट से ज़्यादा। अच्छा, अब हम ज़रा डार्क करंट के ऊपर, अच्छा एक तो हमने बात की थी कि डार्क करंट इससे कम हो जाता है। दूसरी बात ये कि इसमें जो डिफ्यूजन करंट है वो भी कम हो जाता है। डिफ्यूजन करंट कहाँ पर पैदा होता है? ये हमने देखा था कि जहाँ डिप्लीशन रीजन है उसके इर्द गिर्द जो P और N टाइप के मटेरियल्स है जस्ट बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द डिप्लीशन रीजन, वहाँ पर जो एक तरफ P टाइप रीजन है, एक तरफ N टाइप रीजन है, उसमें डिफ्यूजन करंट पैदा होता है। सर ये सेमीकंडक्टर्स में होता है ना डिफ्यूजन करंट सर, उनकी वजह से। जी क्या करें? सर ये सेमीकंडक्टर की वजह से डिफ्यूजन करंट होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, P और N टाइप मटेरियल के अंदर डिफ्यूजन करंट होता है, Yes. और इट टेक्स सम टाइम टू स्टार्ट अप एंड टेक सम टाइम टू 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 लोअर डाउन। ठीक है। उसकी वजह से जो हमने एक ये डायग्राम भी पीछे देखी कि ये हमारे जो डाटा रेट है उसको अफेक्ट करता है। ये यहाँ पे आप देखें कि आपको ड्रिफ्ट करंट तो फटाफट ऊपर पहुँच गया, इसलिए ड्रिफ्ट करंट ही हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है। डिफ्यूजन करंट में आप कह सकते हैं कि ये देखें जी हमें फ़ायदा तो दे रहा है ना, बढ़ा रहा है, लेकिन ये इसको जब वहाँ पर सिग्नल ज़ीरो पे चला गया उसके बाद इसको ज़ीरो पे जाते जाते काफ़ी टाइम लगा, जिसकी वजह से ये ओवरऑल हमारा जो डाटा कैरिंग कैपेसिटी है, डाटा स्पीड जो है उसके ऊपर अफेक्ट करता है। तो हमें, और ये क्यों ये कम हो गया, क्योंकि अब हमने P और N टाइप मटेरियल्स की जो लेयर्स हैं वो बहुत थिन रखी हैं। इन थिन लेयर्स की वजह से जो डिफ्यूजन करंट भी पैदा हो रहा है वो भी कम पैदा हो रहा है। ये दोनों साइड्स में, ये इसमें भी देख लें, ये रियल इल्यूमिनेटेड में भी आप चेक कर लें, P और N टाइप के मटेरियल की बहुत थिन लेयर्स हैं। सिमिलरली फ्रंट इल्यूमिनेटेड में भी देखें कि P और N टाइप के मटेरियल्स की लेयर्स बहुत थिन है, इंट्रिंसिक लेयर बहुत वाइड है। अच्छा, अब इसको चलाने के लिए अब हमें जो एक रिवर्स बायस वोल्टेज की ज़रूरत होती है करंट को चलाने के लिए। ठीक है। जब आप ये फोटो डिटेक्टर के मोड के अंदर चला रहे होते हैं तो इससे जो करंट अब पैदा हो रहा है इसको चलाने के लिए एक रिवर्स बायस वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ऐसा केस के जिसके अंदर आपको रिवर्स बायस वोल्टेज की ज़रूरत ना हो, आप सिर्फ करंट लाइट पड़े एक डिप्लीशन रीजन के ऊपर और वो करंट को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो ये केस कौन सा होता है? ये होता है फोटोवोल्टाइक का केस, जैसा कि सोलर पैनल्स के अंदर होता है। लेकिन ऑप्टिकल रिसीवर्स में ऐसा नहीं होता, यू नीड रिवर्स बायस वोल्टेज। लेकिन जब आप पिन डायोड बनाते हैं तो इसमें रिवर्स बायस के लिए आपको बहुत थोड़ी सी रिवर्स बायस चाहिए, बड़ी वोल्टेज का रिवर्स बायस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसकी फैब्रिकेशन आसान है और हाई रिलायबिलिटी है,
लो नॉइज इसके अंदर। ये इसके फ़वायद हैं पिन डायोड। ठीक है, फिर से बताता चलूँ। पिन डायोड बेसिकली पी टाइप मटेरियल, इंट्रिंसिक मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल, इनके जंक्शंस की मदद से बनता है। अब आ जाते हैं एवलांच फोटो डायोड के ऊपर। हमने बात की थी सेंसिटिविटी की, और सेंसिटिविटी के बारे में हमने कहा था कि ये डिपेंड करती है कि आपका डार्क करंट कितना है। अगर आपने डार्क करंट को रिड्यूस कर दिया तो आपकी सेंसिटिविटी इंप्रूव हो गई। ठीक है, लेकिन स्टिल आप कितना भी इंप्रूव कर लें, आप -23 dBm तक चले जाएंगे। इसका क्या मतलब, -23 dBm का क्या मतलब कि -23 dBm की पावर पहुंची है हर जगह से। पता नहीं कितनी दूर आपने, कितने किलोमीटर दूर से आपने सिग्नल को भेजा था। और नॉर्मली जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो 0 dBm सोर्सेज होते हैं, यानी कि 1 मिली वॉट का सोर्स है। बीच में कितनी दफ़ा उसमें स्प्लाइसेस आए, कितनी दफ़ा उसमें जंक्शंस, कितनी दफ़ा उसके अंदर कनेक्टर्स आए, कितनी लेंथ थी, हर चीज़, तीनों चीज़ें उसके अंदर इंट्रोड्यूस करती हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस, सर्टेन अमाउंट ऑफ अटेनुएशन। अब जब सिग्नल पहुंच रहा है रिसीवर के ऊपर तो वो बहुत कमज़ोर होके -23 dBm तक पहुंच गया। अगर -23 dBm से ऊपर, यानी कि -22, -21, -20, इस तरह से पावर अगर पहुंच रही है तो पिन डायोड बहुत आसानी से उसको डिसाइफर कर लेगा, उसको समझ लेगा, उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन अगर सिग्नल इससे भी कमज़ोर हो गया, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, या तो रिसीवर को आप इम्प्रूव करें, या अपना जो रूट है उसको छोटा करें, या किसी तरीके से अपने जो हैं स्प्लाइसेस, उनकी तादाद को कम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अगर ये नहीं हो सकता तो जाहिर बात है फिर आपको एक इम्प्रूव्ड रिसीवर की ज़रूरत है। इम्प्रूव्ड रिसीवर किस तरह से आप लेते हैं, बनाते हैं? जो एक मशहूर रिसीवर है वो है एवलांच फोटो डायोड। जब आप एवलांच फोटो डायोड आपने लगा लिया और इसने फॉर एग्जांपल अगर 10 dBs की इसने एडवांटेज आपको दे दिया, तो इस 10 dBs को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लिंक लेंथ, कि ज़्यादा दूर तक सिग्नल ले जाना आपके लिए मुमकिन हो गया है। Now amplifiers are used in receiver unit, but they introduced external noise. एक तरीकाकार तो ये भी हो सकता था कि हम एक एम्पलीफायर लगा देते रिसीवर से जस्ट पीछे, और हम ऐसा करते हैं। हम 3 किस्म के एम्पलीफायर्स इस्तेमाल करते हैं। जस्ट आफ्टर द सोर्स, जिसको कि पावर एम्पलीफायर कहते हैं। फिर सेंटर में, लिंक के बिल्कुल सेंटर में, जिसको कि इनलाइन एम्पलीफायर कहते हैं। और एक रिसीवर से जस्ट पीछे एक एम्पलीफायर लगा सकते हैं, जिसको कि हम प्री एम्पलीफायर कहते हैं। लेकिन एम्पलीफायर्स का जहाँ फ़ायदा है वहाँ एक नुकसान ये है कि वो एक्सटर्नल नॉइज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं और ये प्री एम्पलीफायर नहीं लगाना चाहते, तो आप एक ज़्यादा सेंसिटिव फोटो डायोड लगा दें, विच इज़ एन एवलांच फोटो डायोड। और ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्रोसेस ऐसा है कि इट एम्पलीफाइज द इनपुट लाइट, और उससे होता क्या है कि जब वो एम्पलीफाई कर देगा और मल्टीपल टाइम्स इस एक पिन डायोड के मल्टीपल टाइम्स में से पे ये जनरेट करता है अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, तो इसका मतलब है कि इसकी क्वांटम एफिशिएंसी फोटो डायोड की वो उतने ही, फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स या 100 टाइम्स अगर ज़्यादा वो जनरेट कर पा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा एम्पलीफिकेशन कर रहा है लाइट की, तो अगर आप उसको m वैल्यू ले लें तो
इसकी क्वांटम एफिशिएंसी एपीडी की पिन डायोड की निस्बत m टाइम्स ही ज़्यादा होगी, जबकि m की एक्चुअल वैल्यू 10 से लेकर 500 तक हो सकती है। तो रेस्पॉन्सिविटी ऑफ एन एवलांच फोटोडायोड वुड बी इक्वल टू m इंटू r पिन, यानी कि m, ये जो आपको ये मिला है कि कितने टाइम्स इसकी एम्पलीफिकेशन कर रहा है. फॉर एग्जांपल इट इज़ डूइंग एन एम्पलीफिकेशन ऑफ 100, then the value of m would be 100, and r pin is the responsivity of a pin diode, and you have already calculated here that the responsivity of a pin diode is eta over 1248 into lambda. यहाँ पर फ़र्क क्या आ गया, आप m टाइम्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं व्हेन यू यूज़ एन एवलांच फोटोडायोड, ठीक है, एंड इट सेव्स अस फ्रॉम मैनी कॉस्टली ऑप्शंस ऑफ एनहांसिंग अ नेटवर्क, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान में आपने एक ऑप्टिकल लिंक को क्रिएट करना है, लेकिन इसके अंदर डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और इसके अंदर नंबर ऑफ जो स्प्लाइसेस हैं वो लामहला इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे. आपका जो रिसीव्ड सिग्नल है बहुत कमज़ोर है और पिन डायोड उसको रिसीव करने के काबिल नहीं रहा. अब आपको इससे ज़्यादा पावरफुल, मेरा मतलब है कि ज़्यादा सेंसिटिव सेंसिटिव रिसीवर की ज़रूरत है, और इसकी सेंसिटिविटी m टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी अगर आप APD फोटोडायोड यानी कि एवलांच फोटोडायोड आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. APD के अंदर आपको फ़र्क ये है कि आपको रिवर्स बायस वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट द फोटो करंट गेन. इसमें एक बड़ा हैवी रिवर्स बायस वोल्टेज की आपको ज़रूरत होती है APD में, ठीक है, ताकि फ़ोटो करंट का गेन बहुत हैवी आपको मिल सके. और ये प्रोसेस अंदर क्या है, फिनोमिना क्या है, इट इज़ कॉल्ड द इम्पैक्ट आयोनाइजेशन ऑफ द कैरियर्स. Impact ionization of the carriers, that is taking place within this photodiode, that makes it an avalanche photodiode, and that is created due to the very high reverse bias voltage. अब impact ionization क्या होती है? एक a single primary electron hole pair generated through the absorption of photon creates many secondary electrons. एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो फर्दर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं. वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो इतनी स्पीड पर निकलता है. स्पीड पर क्यों निकलता है? क्योंकि उसको बहुत हाई रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज उसको दी हुई होती है. जब वो बहुत तेज़ी से निकलते हैं तो वो जाके फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है. उससे जो आयनाइजेशन की रेशियो है अल्फ़ा एच, एक ये चीज़ बन जाती है अल्फ़ा एच ओवर अल्फ़ा ई, जिसमें कि अल्फ़ा एच जो है इम्पैक्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट ऑफ होल्स है और अल्फ़ा ई इम्पैक्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो इनका जो रेशो है वो आयनाइजेशन रेशो है, और ये जो रेशो है ये 0.01 से लेकर 100 तक ये हो सकती है. अब ज़ाहिरी बात है, आप ये इसमें अगर आप देखिए कि रेशो अगर होल्स के हक में ज़्यादा है, जब होल्स के
होल्स जब ज़्यादा होंगे तो के ए की वैल्यू बड़ी होगी और 1 से काफ़ी बड़ी होगी। जब 1 से बहुत बड़ी होगी यानी कि वो 100 तक हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 तक हो सकती है, तो मेजॉरिटी जो आयनाइजेशन इज अचीव्ड बाय द होल्स। लेकिन अगर ए की वैल्यू 1 से छोटी है देन द मेजॉरिटी आयनाइजेशन इज अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इम्पैक्ट आयनाइजेशन। अब इसको ज़रा थोड़ा सा ओवरऑल सम अप करते हैं पीछे से ताकि फिर हम आगे चल सकें। हमने देखा कि इनिशियली एक पिन डायोड था। पहले तो एक हमने कहा कि एक डायोड होना चाहिए, पी और एन का जंक्शन हो और उनके दरमियान में खुद ब खुद से एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा और इस डिप्लीशन रीजन में फोटॉन्स जो हैं वो रिसीव हो सकते हैं। लेकिन ये जो इस तरह से जो बनता है पी एन जंक्शन पे जो डिप्लीशन रीजन बनता है वो बहुत थिन होता है, बहुत थिन होता है। इस वजह से उसके अंदर फोटॉन्स की जो रिसेप्शन है वो बहुत कम होती है। रिसेप्शन कम होती है, जगह थोड़ी है, इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने की गुंजाइश बहुत कम है। फिर उसके बाद पी और एन जंक्शन का आपस में कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है। कैपेसिटेंस ज़्यादा होने की वजह से टाउ आर सी बढ़ जाता है। टाउ आर सी बढ़ने की वजह से आपका जो बैंडविड्थ या जिसको आप डाटा रेट अचीवेबल यूजिंग दिस रिसीवर है दैट इज़ रिड्यूस्ड। तो आप क्या करते हैं, बीच में एक इंट्रिंसिक रीजन लगा देते हैं, ऑल्दो के इसके साथ आप कुछ रिवर्स बायस उसको दे रहे होते हैं ताकि आप इसके करंट को फैसिलिटेट करें। आप किस करंट को फैसिलिटेट करना चाहते हैं? आप ड्रिफ्ट करंट को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। डिफ्यूजन करंट इसके अंदर एडअप हो रहा होता है, लेकिन वी डू नॉट वांट डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या क्या मसला पैदा करता है कि वो क्योंकि उसका रिस्पांस स्लो होता है इसलिए वो बहुत देर में जाके वो ख़त्म होता है और देर में जाके वो उसके ख़त्म होने से क्या होता है कि वो जो डाटा रेट हम अचीव कर सकते हैं मतलब अगर शार्पली वो उसको फॉलो कर रहा होता है लाइट को तो फिर वो इसमें हम अचीव नहीं कर पाए। अब हमने ये देख लिया और हमने बना लिया एक पिन डायोड बना लिया, लेकिन स्टिल हमने जो प्रैक्टिकली इसकी प्रॉब्लम्स देखी कि सिग्नल्स कई दफ़ा बहुत स्लो, बहुत कमज़ोर होके पहुंचते हैं। इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी जो होती है विच इज़ डिफाइंड बाय द डार्क करंट वो काफ़ी कम हो जाती है। सेंसिटिविटी जितनी होती है तो वो उस सेंसिटिविटी की बुनियाद पे वो रिसीव नहीं कर पाता सिग्नल। ठीक है, और सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? इसके डार्क करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, डार्क करंट ज़्यादा है, डार्क करंट कम है, ज़्यादा है तब भी सेंसिटिविटी कम होगी, लेकिन डार्क करंट आपने कम कर दिया बाय यूजिंग इंट्रिंसिक लेयर, लेकिन स्टिल एक सर्टन वैल्यू तो उसकी है। ठीक है, विच इज़ अनडिज़ायरेबल बेसिकली। लेकिन मसला ये हो रहा है कि सिग्नल जो पहुंच रहा है वो बहुत ही कमज़ोर पहुंच रहा है। अब क्या करें? या तो आप एक ऑल्टरनेट रूट जो डायरेक्ट रूट को लेने की कोशिश करें विच इज़ नॉर्मली मोर कॉस्टली, या फिर आप बीच में नंबर ऑफ स्प्लाइसेस को कम करने की कोशिश करें। ठीक है, या सोर्स के ऊपर जो आ रही है पावर जो जनरेट कर रहा है सोर्स, फॉर एग्जांपल 1 मिली वॉट का रहा है उसको बढ़ाएं, उसको 2 मिली वॉट तक ले जाएं। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं करना चाहते, लेकिन जाहिर बात है इसको पावर को बढ़ाने के इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे जो सोर्स है उसका लाइफ स्पैन जो है वो अफेक्ट हो जाता है, वो कम रह जाता है। ठीक है, तो इन सब मसाइल का एक ही हल है कि आप रिसीवर ऐसा इस्तेमाल करें जो ज़्यादा सेंसिटिव। तो उसको ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए एक और हमने डिज़ाइन किया फोटोडायोड रिसीवर विच इज़ कॉल्ड द एवलांच फोटोडायोड। उसके अंदर जो रिवर्स बायस दी जाती है वो बहुत हाई वोल्टेज दी जाती है।
उस हाई वोल्टेज की वजह से एक फिनोमेना जनरेट होता है विच इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन ये है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं और वो फर्दर आगे करते हैं। उससे जो इसकी जो एफिशिएंसी है, क्वांटम एफिशिएंसी, वो इंक्रीज कर जाती है। और हत्ता कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी बोलिए, जी दोबारा बोलिए, आवाज़ नहीं है मुझे। अच्छा चलें, कोई नहीं। तो इसमें हमने बात की कि इसमें आयनाइजेशन रेशो को फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट आयनाइजेशन के नतीजे में ज़्यादा आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है या होल्स ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है ज़्यादा होल्स हो रहे हैं, इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव चार्ज बनता चला जा रहा है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। इन दोनों की रेशो को हम आयनाइजेशन रेशो कहते हैं, विच इज़ अल्फा H ओवर अल्फा E। अच्छा, अब जो, क्योंकि हमने इसको m के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया APD के अंदर, अब इसमें बैंडविड्थ क्या बनेगी? Bandwidth would be m into the bandwidth of the pin diode, which would become 1 over 2 pi into tau e। और ये tau e क्या चीज़ है? ये ट्रांजिट जो टाइम था ना, उस पर डिपेंड करता है, ट्रांजिट टाइम एंड के ए क्या था? आयनाइजेशन रेशियो थी। ठीक है, टी ई यानी कि ये जो अब इसका जो एवलांच फोटोडायोड का जो डाटा रेट जो ये हैंडल कर सकता है, जब वो आप निकालना चाहते हैं, उसकी बैंडविड्थ निकालना चाहते हैं, दैट वुड बी m टाइम्स द बैंडविड्थ ऑफ अ पिन डायोड एंड the whole bandwidth would be equal to 1 over 2 pi tau e। tau e is equal to ka into tau transit। tau transit क्या है? ये वही tau transit है जो कि हमने पिन डायोड के केस में देखा था, that we calculated as W over V। W क्या था? width of the depletion region, और divided by V क्या था? V was the saturation velocity। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा और इसको आपको Ka से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ द आयोनाइजेशन रेशियो दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन द लास्ट स्लाइड। तो एक APD बैंडविड्थ, APD की जो बैंडविड्थ है वो 15 गीगाहर्ट्ज़ हो सकती है, और जबकि उसमें जो गेन है वो 1 आ, और जबकि पिन डायोड में जो पिन फोटो डायोड में जो बैंडविड्थ गेन 1 के साथ 5 गीगाहर्ट्ज़ होगी। So APD is 10 times more sensitive than PIN photodiode। इससे ये भी पता चलता है कि एक APD की मदद से आप 10 टाइम्स लॉन्गर ऑप्टिकल लिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक हाई रिवर्स बायस वोल्टेज की ज़रूरत है। एडवांटेजेस क्या होंगे? It can provide gain or photo current जनरेशन हम करते हैं यूजिंग इम्पैक्ट आयनाइजेशन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होती है और हायर डिटेक्शन सेंसिटिविटी। ज़्यादा सेंसिटिविटी का मतलब है कि बहुत लो वैल्यू और लो पावर्ड सिग्नल जो भी आ रहा है वो भी ये रिसीव कर सकता है सक्सेसफुल APD। लेकिन मसाइल इसके अंदर क्या है? एक तो बड़ा मसला ये है कि ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर
APD की जो फैब्रिकेशन है दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। दूसरी बात ये है कि हाई बायस वोल्टेजेस हैं which makes the fabrication of smaller receivers a problem. हाई वोल्टेजेस आपको जब रखने पड़ते हैं तो आपको उसको बीच में स्पेस देनी पड़ती है, आपको डिस्टेंस रखना पड़ता है, डिस्टेंस आपको क्रिएट करना पड़ता है। अगर डिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो आपकी जो साइज़ है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकता, वो बड़ा हो जाए। वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। ठीक है, तो दिस हैज़ टू बी सीन। अच्छा, तो ये इस तरह से आपके पास हाई बायस वोल्टेज एक प्रॉब्लम है और फैब्रिकेशन की डिफ़िकल्टीज जो हैं वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है MSM फोटो डिटेक्टर्स का, यानी कि मेटल सेमीकंडक्टर मेटल कॉन्टैक्ट फोटो डायोड्स। इसको देखने के लिए आप आई वुड रिकमेंड यू टू, ये बिल्कुल सिंपल सा है जिसके अंदर दो ओम्स जो हैं वो आपस में मिली होती हैं और आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं फिगर 11.8 के अंदर, और यू कैन रीड इट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम पेज 468 टू 467 और इसको इसमें आप देख सकते हैं। I would recommend you to read this whole chapter starting from page 452 up till 469। 452 से लेकर 469 पेज तक आप उसको रीड कीजिए। ये तकरीबन 17 पेजेस बनते हैं। तो इसके बाद ये कुछ डेटा शीट्स हैं और फ़ोटोज़ हैं डिफरेंट रिसीवर्स की, और फिर इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स दी हुई हैं। जस्ट गो थ्रू देम एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। जहाँ तक हम इसको, फिर कुछ इसमें और चीज़ें हैं जिसमें कि फोटो डिटेक्टर्स के बारे में शॉर्ट नॉइज़ है, ये इसको हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसके। ठीक है जी, तो फिर सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, अच्छा सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो फॉर अ पेन डायोड, इसको देख लीजिएगा पेज 483 पे, पेज 483। इसके साथ इसकी एक एग्जांपल है 11.3.2, प्लीज़ ट्राई टू डू दैट ऑल्सो। फिर आ जाती है बात जी सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इन एवलांच फोटो डायोड। ठीक है, और दिस कम्स ऑन पेज 484, इसको हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। और पेज 485 के ऊपर इसकी एग्जांपल 11.3.3 एंड आई थिंक दिस शुड बी इनफ। बाद में आगे हम सेंसिटिविटी को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं कि एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर। एंड प्रॉब्लम्स मैं कल के लेक्चर में आपको इसकी असाइनमेंट दे दूंगा। राइट नाउ आपकी जो भी असाइनमेंट है दैट इज़ अ रीडिंग असाइनमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 452 एंड एंडिंग एट पेज 469। 17 पेजेस हैं। ट्राई टू स्टडी दीज पेजेस। ये उसी में से है जो कि हम अब तक पढ़ चुके हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चंस हो तो आप इसको व्हाट्सएप के ऊपर या कल की क्लास के अंदर मुझे पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो असाइनमेंट रेकमेंड की है, दिस इज़ अ रीडिंग असाइनमेंट एंड रीडिंग फ्रॉम पेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 452 to 469.
ठीक है। इसके बाद आप कुछ इसकी डेटा शीट्स को भी देख लीजिएगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है 452 से लेकर 469। सर डाटा शीट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, कौन कौन सी करनी है स्पेसिफाई तो वो मार्क करवा दो। देखिए असल में व्हाट यू नीड टू डू इज बीइंग इंजीनियर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी अ डाटा शीट, हाउ टू टेक इंफॉर्मेशन, हाउ टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटा शीट। इसको ये उस तरह से पढ़ने वाली चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि कहाँ पर कौन सा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ आपको एक रिवर्स वोल्टेज की हमने बात की थी, रिवर्स वोल्टेज इसके अंदर कहाँ दी हुई है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर वगैरह, ये तो वैसे आप अंडरस्टैंडिंग के लिए और बाद में इस्तेमाल के लिए, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि कैसा। फिर इसकी जो असेंबली किस तरह की होती है, किस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है, उसको देखिएगा। तो ये दोनों की डेटा शीट्स दी हुई है। करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है ये एवलांच फोटोडायोड की भी नज़र आ रही है। तो असल चीज़ जो है आपने 469 तक, 452 से 469 तक आप ये पढ़ें। दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ योर कोर्स बेसिकली। इसके बाद आप ये जब आप इसको देख चुकेंगे तो आप एंड प्रॉब्लम्स जो हैं जहाँ पर रेफ़र किया जाएगा डिफरेंट डेटा शीट्स को, तो उसको इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। और पिछली जो असाइनमेंट्स हैं वो कुछ आप कर रहे हैं और कब तक आप जमा करा देंगे? अभी तक कम आई हैं असाइनमेंट्स, ज़रा उसको ट्राई कीजिए और जल्द से जल्द उसको फिल कीजिए, क्योंकि आज डिज़ाइन वाली सही समझ नहीं आ रही। और सर 10 असाइनमेंट्स हो गई हैं अभी तक। हाँ जी, वो 10 तो ज़रूर होंगी ना, क्योंकि हमें असाइनमेंट्स करनी है, क्विज़ करने हैं और S2 करना है, इन सब को इसमें कवर अप करना है। ठीक है, लेकिन मकसद असल में ये, क्योंकि असाइनमेंट्स वैसे तो 4 चाहिए होती है ना, तो 4 क्विज़ भी तो चाहिए, 8 तो यही हो गए। ठीक है, अब कितनी असाइनमेंट्स या कोई एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट छोटा सा एक होना चाहिए जो कि आपके S2 को कवर करे, क्योंकि S2 असाइनमेंट सर क्विज़ में ही कवर कर लें सर, वो प्रोजेक्ट के लिए तो चलिए मैं देखता हूँ आप जहाँ पे आपको प्रॉब्लम। आपने कभी क्वेश्चन किया था कौन सा, किस चीज़ का डिज़ाइन आपको समझ नहीं आ रहा? सर डिज़ाइन की असाइनमेंट थी वो ODF की बात कर रहे हैं? जी जी सर, वो डिज़ाइन वाली असाइनमेंट थी ना जिसकी सबमिशन कल है 10 AM। हाँ जी, वो वाली समझ नहीं आ रही सर। वो आपको एक पेज के ऊपर ही, वो जो ODF वाली आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में, तो वो ODF ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम है ना, उसकी आपने एक पेज के ऊपर डायग्राम ही बनानी है सर। ठीक है, एक पेज पर डायग्राम बनानी, और वो डायग्राम क्या शो कर रही है, वो एक बाहर से आती हुई ऑप्टिकल फाइबर केबल को ले रही है और वो कनेक्ट हो रही है इस ODF के अंदर, और इस ODF से फिर पैच कॉर्ड्स निकल रहे हैं जो कि जाके आईटी एलिमेंट्स जो हैं जिसमें राउटर्स, स्विचेस और सर्वर्स हैं, उनमें जाकर वो टर्मिनेट हो रहे हैं। प्राइमरीली ये राउटर्स में जाके टर्मिनेट होती है। ठीक है, क्योंकि वो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क का एक तरह से हिस्सा होती है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड बनानी है। जी जी, क्या कह रहे हैं सर? हम लोग समझ रहे थे शायद सिस्को पे बनानी है या सॉफ्टवेयर पे बनानी है। क्या कह रहे हैं, दोबारा से बोलिए। सर हम लोग समझ रहे थे शायद सिस्को पे बनानी है या किसी सॉफ्टवेयर पे बनानी है। आप नहीं, आप सॉफ्टवेयर पे बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर बना लें, लेकिन मुझे तो एक ODF चाहिए। ODF तो एक पैसिव कंपोनेंट है, पैसिव एलिमेंट है, इसके अंदर कोई मशीन कुछ नहीं होती, सिर्फ कनेक्टिविटी होती है, कनेक्शन होते हैं, स्प्लाइसेस होते हैं। आई जस्ट वांटेड ड्रॉ कर देंगे सर वो। हाँ, इसको ड्रॉ करना है, एक पेज के ऊपर ड्रॉ करना है।
यानी कि ठीक है बाहर से 12 पेयर की केबल आ रही है, एक इसके अंदर फिक्स इन हो रही है एक ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम के अंदर, और ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम के बाहर वो बन रहे हैं पोर्ट्स बन रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। इन पोर्ट्स से पैच कॉर्ड्स निकल रही हैं, और पैच कॉर्ड्स से का जो दूसरा एंड है वो राउटर्स में जाकर टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन मैंने बताई थी। इसको बस आपने एक तस्वीर में उसकी आप तस्वीर लें और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दीजिए। और एक और चीज़ याद रखिए, जितनी भी आपने असाइनमेंट्स भेजनी है वो पीडीएफ में भेजनी है। ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा टीम्स जो है ना वो हमें सपोर्ट नहीं करता तस्वीर को खोलने में, पिक्चर को खोलने में। इट इज़ बेटर। सीयू ऑनलाइन पे तो सर वर्ड और पीडीएफ दोनों कर सकते हैं ना, सीयू ऑनलाइन पे? सीयू ऑनलाइन पे तो कर सकते हैं मेरे ख्याल में, लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे चेक करना आसान हो जाता है ना, तो वहीं पर मार्क्स ठीक भी है मैं सर। लगा, इस वजह से मैं कह रहा था कि आप इसमें कर लें। ठीक है, तो ये है इसका सारा। कल फिर मिलेंगे और मैं कुछ थोड़ी चीज़ें और भी इसमें डिस्कस करूँगा जो कि इसमें नहीं है, और आई वुड रेफर सम पेजेस फ्रॉम द बुक ऑल्सो। होपफुली बुक तो आप सब लोगों को अब मिल गई है ना, थैंक्स टू जावेद, ही हेल्प्ड अस अ लॉट, और उसने बहुत अच्छी स्कैन करके भेजी। मैंने भी स्कैन करवाई थी पहले लाइब्रेरी से, लेकिन द क्वालिटी ऑफ दैट स्कैन वाज नॉट दैट गुड, बट द वर्क डन बाय जावेद is commendable, and I really appreciate his work. और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, और व्हाट्सएप के ऊपर वो उन्होंने सब के साथ वो शेयर कर लिया था। अगर किसी के पास नहीं है तो वो दोबारा से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आज हम स्टॉप करेंगे, और इसको हम फिर कल फर्दर थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस करेंगे, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। और फिर उसके बाद बकाया जो कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनमें एक तो अब हमने एम्पलीफायर्स को डिस्कस करना है, और फिर एक बात आ जाएगी मल्टीप्लेक्सिंग को डिस्कस करना है। हाउ इज़ मल्टीप्लेक्सिंग डन इन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग जिन लोगों ने कोर्स पढ़ा है टीएससी का, टेलीकॉम सिस्टम इंजीनियरिंग का, उसके अंदर तो उन्होंने पढ़ लिया है कि एसडीएच और सोनेट कैसे काम करते हैं, लेकिन वी नीड टू स्टडी दैट आल्सो इन हेयर, तो वो उसको भी हम देख लेंगे। इसके बाद फिर बाकी काम जो है ना कुछ जगहों पे जो HFC और फाइबर टू द होम और ये चीज़ें टॉपिक्स रह जाएंगी। फिर इसके जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर हम ज़रा बात करेंगे, जिसमें रिंग प्रोटेक्शन और लाइन प्रोटेक्शन की बात, दैट वुड बी डन लेटर। ठीक है, तो इस तरह से ये बकाया चीज़ें हमारे पास रह गई जिनको हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। सो सर, जो जी जी, हमारी ये ओएफटी की असाइनमेंट है ये टीम्स से अपलोडेड नहीं है, तो हम सिर्फ स्केड्यूल पे सबमिट कर। कौन सी वाली ने असाइनमेंट अपलोडेड? सर ये ओएफडी की जो आप कह रही थी जिसके अंदर वो ऑप्टिकल क्या कहते हैं फाइबर की डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी थी, वो सर्वर्स और स्विचेस की जो आपने दी। हाँ हाँ हाँ, वो आप उसको करें, मैं अभी उसको कोशिश करता हूँ। इस पे तो अपलोडेड है कि नहीं टीम्स के ऊपर? ये नहीं, टीम्स पे टीम्स पे अपलोडेड नहीं है। नहीं है, ये है, कह रहे हैं। टीम्स पे टीम्स पे अपलोडेड अपलोडेड नहीं है। नहीं है। इसे इसको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अपलोडेड है, आप ज़रा चेक कर लें। सर नो सर, नहीं अपलोडेड सर। सर नहीं अच्छा अपलोडेड इधर। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं अभी चेक कर लेता हूँ असाइनमेंट्स में। लेट मी चेक असाइनमेंट्स।
हाँ जी, नहीं है ये, सिर्फ 2 हुई हैं। Propose a cable for the following uses, compare the spectral bits of incandescent bulb वगैरह। अब ये इसको मैं कर देता हूँ, मेरे ख्याल में CU ऑनलाइन पे मैंने की है ये, उधर भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ अपलोडेड है सर सीयू पे अपलोडेड है, मगर CU वो ऑनलाइन पे क्या कहते अपलोडेड है। आप इसके ऊपर भी मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आपकी असाइनमेंट बन जाए तो आपने दोनों जगहों पर अपलोड करनी है, ये याद रखिएगा। CU ठीक है ऑनलाइन सर। अब बकाया जो रह गई हैं वो भी मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। ओके सर। ठीक है जी, होपफुली won't be a problem। एक, दो, तीन, चार, 5 अपलोडेड हैं इसके ऊपर। मैं बाकी भी इसके ऊपर भी अपलोड कर देता हूँ और कॉपी कर देता हूँ, ठीक है जी। चलें, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। कल फिर मुलाकात होती है, और कल 2:30 बजे है ना, 2:30 से 4 है क्लास। यस सर। चलें, सही है। फिर कल हम मुलाकात करें। थैंक यू वेरी मच। सर